हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th हिंदी की बुक का चैप्टर 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। मानवीय यानी कि ह्यूमैनिज्म, एक इंसानी भाव। करुणा जिस इंसान के शरीर मतलब जो इंसान दूसरों से प्रेम भाव रखे, जो दया भाव रखे, एक अच्छा इंसान, वो करुणामयी होता है। तो मानवीय करुणा की दिव्य चमक, तो एक यहाँ पे फादर फाल्के के बारे में ये चैप्टर है। और वो इतने अच्छे थे, उनकी लाइफ में उन्होंने दूसरों के लिए सिर्फ भले काम किए, उनके बारे में ये पूरा चैप्टर है। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरबाद जो है ये एक गैंग्रीन बीमारी होती है जिसमें एक फोड़ा शरीर में निकल आता है और वो मतलब बहुत ही कष्ट देता है। एक जहरीला फोड़ा आप कह लीजिए, और इंसान की जान तक ले लेता है। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जिनकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो। तो राइटर ये कह रहे थे कि वो जो फादर थे वो इतने अच्छे थे, वो हर किसी के लिए सिर्फ अच्छी बातें बोला करते थे, हर किसी के लिए सिर्फ अच्छा किया करते थे। तो ईश्वर ने उनके साथ ऐसा क्यों किया, विधान मतलब उनके लिए इस तरीके की मौत या ऐसा फादर के लिए क्यों किया कि वो मतलब इतना तड़प करके और ऐसे बुरे रोग से वो मरे। यह सवाल किस ईश्वर से पूछे, आखिर कहाँ जाकर के हम ये पूछे। प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था। तो ऐसे इंसान फादर, वो प्रभु की आस्था, ईश्वर की भक्ति में वो हमेशा लीन रहते थे। ईश्वर ने उनके साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा राइटर लिख रहे हैं। वह देह कि इस यातना की परीक्षा उम्र के आखिरी देहरी पर क्यों दे। तो लास्ट में, अपने जीवन के लास्ट पड़ाव में वो इतनी दर्दमय उनकी बीमारी उनको क्यों दी इस ऊपर वाले ने, ऐसा क्वेश्चन राइटर कर रहे हैं। एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोले, गले लगाने को आतुर। तो वो अब जो है फादर को डिस्क्राइब कर रहे हैं राइटर। क्या है कि मतलब उनकी दाढ़ी है और उन्होंने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं और उनकी वाइट कलर की दाढ़ी है, नीली आंखें हैं और हाथ ऐसे खुले हुए हैं जैसे कि वो अभी गले लगाने को आतुर हो, आशीर्वाद देने को आतुर हो। इस ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। वो मतलब जो फादर थे वो हर किसी से बहुत प्यार करते थे, बहुत ही उनके अंदर अपनत्व का एक अपने परिवार जैसा वो सबको मानते थे। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। मतलब राइटर 35 साल से 35 ईयर से साक्षी थे, यानी कि इस चीज़ को देख रहे थे कि फादर कितना करते हैं सबके लिए। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। तो इलाहाबाद रहते थे, दिल्ली आते थे, हर चीज़ राइटर ने देखी है कि वो कितना अच्छे थे हर किसी के साथ। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। फादर को याद करना मतलब वो पूरी मतलब उनको याद करते हैं राइटर की, फादर की पूरी मेमोरीज उनको याद आती हैं। फादर मतलब जो चर्च में होते हैं ना, फादर बोलते हैं, वो उनकी बात कर रहे हैं, अपने फादर की नहीं। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। तो उनको देखना या उनके बारे में सोचना ऐसा लगता है जैसे कि कोई शांत बैठ करके कोई हम म्यूज़िक सुन रहे हों, या फिर उनको देख करके ऐसा एक शांति मन में आ जाती है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था, जैसे कि कोई प्यार भरी नज़रों से देखता है तो एक अच्छी फीलिंग आती है, उस तरीके से फादर को देखना था। और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। और जब फादर से बात करते थे तो ऐसा लगता था कि हम जीवन में बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। तो फादर बुल्के के नाम के मतलब फादर बुल्के उनका नाम है जिनके बारे में बात करी जा रही है। तो अपने पुराने समय की राइटर बात करते हैं कि जो पुराना समय था जब हम लोग बिल्कुल फैमिली की तरह फादर बुल्के के साथ रहते थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमेशा मतलब शामिल रहते थे हंसी मजाक में। हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, गोष्ठियाँ यानी कि जब सब इकट्ठा होकर के बैठते तो वो डिस्कशंस भी करा करते थे। हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हों हमें अपने आशीषों से भर देते। तो हमारे घर के फंक्शंस में भी वो आते थे, हमें बहुत ज़्यादा सजेशंस भी वो दिया करते थे और बिल्कुल बड़े भाई की तरह वो हमारे साथ रहा करते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उनके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। तो इनका जो ये बताते हैं कि मुझे अपना
बच्चा और फादर का उनके मुंह में पहली बार अन्न डालना। उनके बच्चे को पहली बार, राइटर के बच्चे को फादर ने पहली बार खाना खिलाया था, वो इनको याद आता है। फादर की नीली जो आंखें थी उसमें जो वात्सल्य, जो एक ममतामयी प्यार झलकता था हमेशा, वो राइटर को याद आता है कि फादर हमेशा कितने प्यार भरे तरीके से हमेशा सबसे मिलते थे और ऐसा लगता था जब फादर के पास होते थे जैसे किसी पेड़ की छाया में वो हों। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। तो याद करते हैं, बताते हैं फादर के बारे में कि इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चल रही है। वे हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब झलकता महसूस किया है। तो राइटर कहते हैं कि हमने कभी भी फादर बुल्के को कभी गुस्से में नहीं देखा। हमेशा वो प्यार में से भरे रहते थे और हमेशा हमें एक माँ की तरह प्यार दिया करते थे और ममतामयी और बहुत ही वात्सल्य देते थे। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई, 1 बहन, माता पिता सभी थे। तो इसमें अब आगे हमें बताते हैं राइटर फादर बुल्के के बारे में कि वो बेल्जियम से आए थे और बेल्जियम में वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के फाइनल ईयर में उनके सब कुछ था उनके पास, फिर भी उन्होंने सोचा कि वो एक सन्यासी बनेंगे। मतलब जो फादर बुल्के थे वो इंडिया के नहीं थे, बाहर के थे, बेल्जियम के थे और वो इंजीनियरिंग कर रहे थे जब उनके मन में ख्याल आया था फादर बुल्के के कि वो सन्यासी बनेंगे। आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। मैं जन्मभूमि का पूछ रहा हूँ। हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रेम्स चैपल। तो अब राइटर पूछ रहे होते हैं फादर से कि क्या आपको अपनी जन्मभूमि की, मतलब देश की, अपने घर की याद आती है? तो फादर बोलते हैं कि मेरा घर, मेरा देश तो यही है भारत। अब पर वो कहते हैं जन्मभूमि जहाँ पैदा हुए, तो कहते हैं हाँ याद आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि। घर में किसकी याद आती है? माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थीं। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया है, वह एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और ज़िद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी की। तो मतलब पूरी फैमिली के बारे में आप फादर की बता रहे हैं कि इनको अपनी माँ से बहुत ज़्यादा लगाव है, भाई से, और फादर अपने पिता से इनको इतना लगाव नहीं है। किसको? फादर बुल्के की ही बात कर रहे हैं, राइटर हमें बता रहे हैं और हम जो बात कर रहे हैं वो फादर बुल्के की कर रहे हैं। फादर बुल्के बेल्जियम से थे, वो सन्यासी हो गए थे और भारत आ गए थे। फिर उनकी माँ से उनको बड़ा लगाव था। माँ की चिट्ठियाँ वो अपने दोस्त डॉक्टर रघुवंश को दिखाया करते थे। पिता जो थे फादर बुल्के के, वो व्यवसायी थे, एक है ना, बिजनेसमैन थे। इनके एक भाई वहीं पर पादरी हो गए थे, जैसे कि होते हैं ना चर्च में, वो हो गए थे। एक भाई का परिवार था, बहन ज़िद्दी थी, बहुत लेट शादी करी थी इनकी बहन ने। फादर को एक आध बार उनकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। मतलब अपनी उनकी बहन शादी नहीं कर रही थी ना फादर की, तो राइटर के सामने 1-2 बार फादर ने कहा कि भाई मतलब बहन शादी नहीं कर रही है, ज़िद्दी है, इस तरीके की बातें एक आध बार फादर से सुनी थी राइटर ने। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। सिर्फ 2-3 बार ही अपने परिवार से दोबारा मिलने गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी। तो इसी तरीके से बोलते हैं कि मैं तो सन्यासी हूँ, हम घर बार से मेरा क्या लेना। फिर राइटर पूछते हैं फादर से कि आप क्यों सब कुछ छोड़ कर के आए? तो वो बोलते हैं कि प्रभु की, ईश्वर की यही इच्छा थी। वे बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी। सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला एक शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊँगा। तो ये जब ये गए कि भाई मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, और सन्यास लेने से पहले हर इंसान जो भी सन्यास लेता है, सन्यास लेने का मतलब है कि अब उसने अपने परिवार का त्याग कर दिया है। अब वो शादी नहीं करेगा वो इंसान, और वो ईश्वर की भक्ति करेगा और दूसरे इंसानों के लिए, दूसरे लोगों के लिए, फेलो ह्यूमंस के लिए वो काम करेगा। तो ये होता है सन्यास का मतलब। तो अब फादर बुल्के ने कहा कि वो भारत जाएंगे। भारत जाने की ही बात क्यों उठी? नहीं जानता, बस मन में ये था। तो फादर बुल्के से पूछा क्या कि आपको भारत ही क्यों जाना था? तो उन्होंने कहा पता नहीं, बस मन में था कि भारत जाना है। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए।
पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई करी। तो पढ़ाई भी करनी पड़ती है ना पादरी बनने के लिए, पादरियों की पढ़ाई की, भाई किस तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट होगा, कैसे चीज़ें चलेंगी, उसकी पढ़ाई इन्होंने करी। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे, फिर 9 से 10 साल दार्जिलिंग है ना वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर ये पढ़ते रहे। कलकत्ता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। तो हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे एक धीरेन्द्र वर्मा। शोध प्रबंधक प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया रामकथा उत्पत्ति और विकास। परिमल में उनके अध्याय पढ़े गए थे। तो अब इन्होंने क्या क्या पढ़ाई करी, इन्होंने बीए किया, एमए किया, कहाँ से किया, क्या किया, ये हमें अब आगे बताया जा रहा है। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया। तो इन्होंने ब्लू बर्ड जो है उसका भी रूपांतर किया नीलपंछी के नाम से। मतलब ये ट्रांसलेट किया करते थे, जैसे कि अलग अलग टेक्स्ट हो या अलग अलग फेमस बुक्स थी, उनको ये ट्रांसलेट भी करते थे। इन्होंने ब्लू बर्ड नामक एक किताब को नीलपंछी के नाम से प्रकाशित किया और इन्होंने रामकथा उत्पत्ति और विकास के बारे में भी लिखा। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष भी हो गए। तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो गए हिंदी डिपार्टमेंट के, कहाँ पर, रांची में, सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में। और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी किया और वहीं बीमार पड़े पटना आए। फिर वहाँ पर इन्होंने इंग्लिश हिंदी होता है ना, ट्रांसलेशंस भी इन्होंने करे, बाइबल का भी ट्रांसलेशन इन्होंने किया और फिर बीमार हो गए थे तो पटना आए। दिल्ली आए और चले गए 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की ज़िंदगी जीकर। तो पटना से जब मतलब बीमार हो गए थे फिर ये दिल्ली आए। 73 ईयर्स की इनका पूरा लाइफ टाइम था, उसमें से 47 ईयर्स ये भारत में रहे। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता था वह मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी। मतलब वो जब जिससे रिश्ते बनाते थे ना वो हमेशा निभाते थे। जब भी दिल्ली आते ज़रूर मिलते, खोज कर समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? तो राइटर कहते हैं कि सन्यासी तो बिल्कुल दुनिया से अलग हो जाता है, सब कुछ छोड़ देता है, बट फादर बुल्के ऐसा नहीं करते थे। वो तो जब भी जिससे रिश्ता बना लेते हमेशा निभाते थे और चाहे कितना मतलब कैसे भी समय निकालें, अगर वो दिल्ली आते थे तो मुझसे हमेशा मिलते थे। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। तो वो चाहते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया जाए, हर मंच से, हर तरफ से वो इसके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा चाहते थे, बहुत ज़्यादा फोर्स से मतलब है कि बहुत ज़्यादा लेक्चर्स इसके लिए दिया करते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनना चाहिए। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते हुए पाया। तो ये चाहते थे कि हिंदी भाषा आगे बढ़े और कई बार हिंदी बोलने वाले लोग ही हिंदी की उपेक्षा करते हैं, यानी कि हिंदी को नीचा दिखाते हैं। तो ये बात इनको फादर बुल्के के दिल को बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। फिर ये जैसे कि लोगों की दुख तकलीफ के बारे में, परिवार के बारे में हमेशा पूछा करते थे और जब ये लोगों को सांत्वना दिया करते थे, दिलासा दिया करते थे, तो इस तरीके की बातें बोलते थे कि एक जादू सा होता था और सामने वाला इंसान का दुख कम हो जाता था। हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झड़ती विरल शांति भी। तो ये मतलब फादर, ये जो राइटर है, इनकी वाइफ और इनके बेटे की डेथ हुई होगी तब फादर ने इनको मतलब शांत किया था और ये सारी बातें बता रहे हैं। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत की जिस्मी पर पड़े हुए थे, ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। तो मतलब उनकी जो बॉडी है वो जब राइटर ने देखा तो तब उस समय पर राइटर को बाबा मतलब फादर ने गले नहीं लगाया क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी। उनकी बॉडी जो है वो लेटी हुई थी ताबूत में और उनकी उंगलियां सूजी हुई थी और उनकी बॉडी पर थी, मतलब ऐसे रखे हुए थे अपने सीने पर उन्होंने हाथ। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी, तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकसल कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। तो
उनका ताबूत, उनकी डेड बॉडी को उतारा जा रहा था दफनाने के लिए। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छाव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिर छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। तो मतलब उनको गाड़ी से उतारा गया और एक पेड़ों से घना सा रास्ता था, पेड़ थे, और फिर रास्ते से आगे गए और उनको दफना दिया गया। ऊपर करील की घनी छाह थी और चारों ओर कब्रें और तेज़ धूप के वृत्त। तो थोड़ा पेड़ था जहाँ से छाँव आ रही थी और चारों तरफ बाकी कब्रें थी और वहीं पर उनको भी दफना दिया गया। तेज़ धूप हो रही थी। जैनेंद्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वसन, पहले इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। तो मतलब ये बताया गया है यहाँ पर कि कौन कौन लोग वहाँ पर मौजूद थे जो कि उनसे मतलब ये जो फादर थे, फादर फुल्के से अंतिम विदाई लेने आए थे, और उनके जहाँ पर उनको दफनाया जा रहा था उनको देखने के लिए आए थे। कौन कौन लोग अंतिम विदाई लेने के लिए कहाँ पर खड़े थे, ये हमें राइटर बताते हैं। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। बस यही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ, क्योंकि वो एक क्रिश्चियन थे तो उसी विधि से उनका अंतिम संस्कार किया गया रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा। तो किसने किया? रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं। इस तो मतलब वही है कि उनको धरती में जा रहे हैं, यानी कि उनको अब दफनाया जा रहा है। उन्होंने प्रेयर्स करी, जो वहाँ पर दूसरे जो प्रीस्ट थे, पादरी थे, उन्होंने प्रेयर्स करी और ये सब बोला। इस धरती में ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन, यानी कि जिसको फॉलो किया जा सके, अनुकरणीय जीवन को नमन किया। तो डॉक्टर सत्यप्रकाश ने कहा कि ऐसी जो हैं ऐसी बड़ी पर्सनालिटीज़ दोबारा इस दुनिया में आएँ। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन इस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आँखों को गिरना स्याही फैलाना है। इस तरह हमारे बीच से वह चले गए, जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरे और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलाता खड़ा था। तो ये बताते हैं कि हम सब में सबसे ऊपर थे, हम सबको हमेशा सांत्वना दिया करते थे, हमारी खुशियों में खुश होते, हमारे दुख में हमारा साथ देते। अब वो इस दुनिया में नहीं थे, जिसकी स्मृति हम सबके मन में, जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवित बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानंद हूँ। तो वो उनकी जो याद है ना, वो हमारे मन से कभी नहीं जाएगी। उनकी जो स्मृति है वो हमेशा हमारे पास रहेगी, चाहे वो ना हो अब इस दुनिया में, मगर उनकी पवित्र ज्योति और वो एक ज्योति की तरह हमेशा हमारे मन में रहेंगे, और हमेशा उनके प्रति मेरी श्रद्धा रहेगी, हम सबकी श्रद्धा रहेगी। तो ये चैप्टर था फादर कामिल बुल्के के बारे में, और चैप्टर जो है वो लिखा था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। इन्होंने, ये इसके राइटर हैं, राइटर का पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। और इस चैप्टर से हम लोग को एक ह्यूमनिज़्म के बारे में पता लगता है। जो इंसान अच्छा होता है उससे कितने लोग प्यार करते हैं, क्योंकि जो इंसान प्यार बांटता है उसको ही प्यार मिलता है। यही हमें इस चैप्टर से समझ में आता है। थैंक यू।